स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्या करना है आज? हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स, विच इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 12। ये क्लास 12 का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्लास 12 से रिलेटेड कुछ चैप्टर जैसे सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया था और आई होप यू आर वाचिंग एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलता रहे। केमिस्ट्री को लगता है कि ये बहुत टफ है। कुछ बच्चों में ये धारणा है कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, हम कहाँ से स्टार्ट करें। अब तो एग्जामिनेशन फीवर, मतलब एग्जामिनेशन का भी समय आ रहा है। जो क्लास 12 में उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टेंशन की बात है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि हमको केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे करना है। केमिस्ट्री के प्रिपरेशन करने के लिए फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम आप कुछ समय रोज़ केमिस्ट्री के लिए दें। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने 6 घंटे मैथ्स ही पढ़ लिया, अगले दिन हम 6 घंटे 4 घंटे केमिस्ट्री ही पढ़ लिया, फिर फिजिक्स ही पढ़ लिया। ये बहुत इफेक्टिव चीज़ नहीं है। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को 1 घंटा ही पर डे, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, वट एवर यू आर चूजिंग, अगर आपने उसको दिया है तो आप रेगुलर वे में उसको पढ़ें, तभी आपकी केमिस्ट्री, हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ आप स्टार्ट करें कम से कम हाफ एन आवर से। हाफ एन आवर से स्टार्ट करते हुए आप उसको 1 घंटा 2 घंटे तक इंक्रीज करके पर डे लेकिन पढ़ें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं आने वाली है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम आप रोज रेगुलर वे में, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रेगुलर वे में आप केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ें, तभी आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होने वाली है। तो आज हम चलते हैं, पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 का ये चैप्टर है। हम जानेंगे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन या स्टडी करी जाती है। उसी को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अंडरस्टूड? मीन्स द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स द रेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज रेट ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि वो रिएक्शन 1 स्टेप में हो रहा है कि 2 स्टेप में हो रहा है, ये आपको जानना होगा। ये रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, पार्शियल इक्वेशंस कैसे होते हैं, तो उसको कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो इसका सबसे पहला टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स उस रिएक्शन के होने की, हिंदी में कहेंगे दर क्या है, मतलब उसका रेट क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से डिफाइन करते हैं। अगर आर कहना हो तो कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम टेकन या टाइम पीरियड। ये जरा हमने आपको शार्ट में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझाता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन। किसके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है? हम जब किसी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इस टाइप का होता है। मान लीजिए A+B आपने लिया और प्रोडक्ट बना C+D। ट्राई टू अंडरस्टैंड। A और B रिएक्टेंट्स हैं, C और D प्रोडक्ट हैं। तो R का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में, अगर हम टाइम टेकन या जो टाइम लिया गया है उसको यूनिट मान लें तो हमें कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्शंस में जो अवेलेबल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होती है उसी को ही हम चेंज इन द कंसंट्रेशन कहते हैं। ये सपोज कर लिया आपके पास कोई छोटा रिएक्शन है, A इज गिविंग B। A का मतलब हो गया इट इज द रिएक्टेंट एंड इट इज B प्रोडक्ट। तो A+B गिव्स C+D या A इज गिविंग B। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि कैसे इसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगी, ये जरा देखते हैं। यहाँ मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट A और B था, तो हम किसी पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट को ले रहे हैं रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद। रिएक्शन होने से पहले मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन A था और रिएक्शन अगर हो गया तो इसका कंसंट्रेशन A2 हो गया। सिमिलरली इसमें किसी से भी लेंगे
तो C1 से इसका कंसंट्रेशन C2 हो गया। गौर करेंगे बेटा कि A और B रिएक्टेंट हैं, जब आपस में ये मिलेंगे तभी प्रोडक्ट होगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो हम जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो यहाँ A1 से A2, तो हम लिखेंगे A1 माइनस A2, ध्यान देंगे दिस वी कैन से डेल्टा A, यानी कि A का जो कंसंट्रेशन हो गया चेंज वो है A1 से A2 हो गया। ये हो गया बेटा C1 से C2, तो लिखेंगे C1 माइनस C2 इज इक्वल टू डेल्टा C। अब इन दोनों में अंतर क्या है, डेल्टा A और डेल्टा C में? समय के साथ बेटा डेल्टा A की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, और टाइम बीतने के साथ डेल्टा C की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे वैसे उसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन, रेट जो होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम या इन पर यूनिट टाइम, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो R इज इक्वल टू, अगर हम इसको क्या करें देखना चाहें तो हमें कह सकते हैं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन, यहां ये ध्यान रखना होगा कि कंसंट्रेशन किसी का भी हो सकता हो, वह रिएक्टेंट का भी हो सकता है और वह प्रोडक्ट का भी होता है। तो जहां हमने लिखा है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, या इसी ब्रैकेट में लिखेंगे R प्रोडक्ट आल्सो, R प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किसी कंसंट्रेशन में जो कमी आती है इन टाइम टेकन, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टूड। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज का मतलब हो गया जब दो चीजें इन्वॉल्व हो गई तो उन दोनों के बीच में जो एवरेज टाइम आएगा उसी को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम फिर लिखेंगे तो कह सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही चीज लिखेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ये ध्यान रखेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से किसी के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रही है, तो और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल इन्वॉल्व। इसका मतलब हो गया टाइम इंटरवल इन्वॉल्व का मतलब हो गया कि अगर हम ये देखते हैं कि 0 यानी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है और 5 मिनट में वो रिएक्शन अगर देता है तो 0 और 5 के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा वो 5 मिनट का होगा, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। तो R इज इक्वल टू यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डेल्टा, सपोज कर लिए हमने रिएक्शन लिखा था A इज गिविंग B, यानी कि A से B का कन्वर्जन हो रहा है, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा B डिवाइड बाई डेल्टा T। ये ध्यान रखेंगे हमने यहाँ A से B के लिए दिखाया हुआ है, ये हमारे पास जो रिएक्शन है A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। यह इंडिकेट करता है, ध्यान रखेंगे बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि कहाँ माइनस लगाना है और कहाँ प्लस लगाना है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज और पॉजिटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ने लगता है। तो हमें कहते हैं R इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल इन्वॉल्व, डेल्टा माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। हो गया बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हो गया, सपोज कर लिए कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तब आप क्या करोगे, ये अलग चीज हो गई, विच इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए जरा देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें कह सकते हैं
कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लिया हमने इस रिएक्शन स्टार्ट किया, यहाँ से रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है और 5 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो 0 से 5 के बीच में अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो 0 और 5 का टाइम डिफरेंस लेकर के आप उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर 0 से 5 मिनट के बीच में अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज नोन एज द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखते हैं क्या है इंस्टैंटेनियस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये कहता है कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम इसको अंडरलाइन करेंगे कि इसमें जो टाइम होगा वो क्या होगा, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा वो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होगा, इसलिए हम इसको dt से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं, अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, हमारे पास रिएक्शन यही है A इज गिविंग B, तो इस A इज गिविंग B के लिए अगर हम यहां लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं। बेटा ध्यान देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। ध्यान देंगे, और यहां से ये इंडिकेट कर रहा है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अंडरस्टूड और नॉट? मीन्स इसको या हम लिख सकते हैं आर, दिस इज इक्वल टू माइनस, यहां लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, या ये ए है बेटा, ध्यान देंगे, या इसी को हम लिखेंगे प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। ये ध्यान रखेंगे तो देन वी कैन से इट इज द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन अगर कहना हो तो कह सकते हैं कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द क्या, रेट ऑफ इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आपको इस चाहे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो या रेट ऑफ रिएक्शन हो, इसके हम यूनिट की बात करते हैं। कैसे हम इसके यूनिट की बात करेंगे, ये देखिए इसका यूनिट क्या हो सकता है। इसी के बेस पे अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चंस को किया जा सकता है। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो कैसे होगा बेटा, यूनिट आप जानते हो कि जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ये था। या अगर इसको आप इस टर्म में लिखेंगे तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी हो गया। तो ये इसका हो गया। अब हम डेल्टा बी या डेल्टा ए की बात करेंगे। डेल्टा ए का मतलब हो गया, दिस इज नोन एज, ध्यान देंगे, इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, इसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। क्या होगा, एक्टिव मास। ये बोथ आर सेम। तो ए की जो वैल्यू है उसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहेंगे, या इसका जो यूनिट होगा मोलर कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है। हमको पता है कि जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होगी। तो यूनिट अगर हमको लिखना है तो क्या होगा बेटा, मोल पर लीटर और पर सेकंड। अगर हम टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, अगर टाइम को मिनट में लेंगे तो पर मिनट, या हम इसको जनरल कहेंगे कि मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। यहाँ ये ध्यान से देखिएगा कि मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। इवन सम रिएक्शंस आर देयर व्हिच आर गोइंग टू कंप्लीट विद इन द ईयर्स। रिएक्शंस कई तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं स्लो रिएक्शंस,
कुछ रिएक्शंस होते हैं फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस बहुत तेजी से होते हैं और जो स्लो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत दिन लगा देते हैं। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यह कंडीशन होना चाहिए कि रिएक्शन शुड नीदर बी सो फास्ट नॉर सो स्लो। तो ऐसे रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल पर लीटर पर टाइम या टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई रिएक्शन है आपके पास तो हाउ टू सॉल्व द रिएक्शंस। लेट अस सी, चलिए देखते हैं कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन के लिए उसके रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको लिख करके बताऊंगा। क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो सपोज के लिए कि एक्सप्रेस द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 4NH3। अगर हमारे पास रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 gives NO और प्लस H2O। हमने देखा हाइड्रोजन 4 3R 12 है तो यहाँ 6 कर देंगे बेटा, और नाइट्रोजन 4 है तो हम नाइट्रोजन यहाँ 4 कर देंगे। ऑक्सीजन 5 2R 12 4 + 6, ये हो गया, ये रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन के लिए अगर आपको क्या करना है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या ज़रा ध्यान से देखेंगे। R = यहाँ लिखेंगे एवरेज, ध्यान देंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हो सकता है R = यह है रिएक्टेंट, यह है रिएक्टेंट, यह है प्रोडक्ट, यह है प्रोडक्ट, तो ये हो गया बेटा -1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई डेल्टा T। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, फिर इक्वल टू हो जाएगा -1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। ओके, या और आगे चलेंगे प्रोडक्ट के लिए तो हो जाएगा 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाई डेल्टा T, या दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/6 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाई डेल्टा T। तो इस तरह से हमने देखा कि दीज आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसी में इंस्टेंटेनियस जोड़ दें, अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ें तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या चेंजिंग हो जाएगी बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। ये जो डेल्टा टर्म था उसके लिए हमने लिखा R = -1/4, ये जो डेल्टा था वो D कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई DT, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया, या दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, या ये हो गया, ये रिएक्टेंट के लिए हो गया। अगर हमने किसी प्रोडक्ट के लिए करना है तो वो लिखेंगे 1/4 D कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड डिवाइड बाई DT। ये ध्यान रखेंगे, वेरेवर वी आर गोइंग टू पुट द DT, वो कह रहा है कि बहुत स्मॉल, मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम विच इज वेरी, डेल्टा T टेंड्स टू 0 भी हम इसके पहले लिखे थे, तो हमें कह सकते हैं कि ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि किस किस फैक्टर पे यह रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आई हैव रिटन देयर एंड वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन, दिस यू कैन अंडरस्टैंड। बेटा धीरे धीरे अगर आपको एक केमिकल काइनेटिक्स समझना है तो आप उसको बहुत ही ध्यान से देखें, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करें, तभी आपको ये आ सकता है। फैक्टर्स विच आर ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में नंबर पहला ये कह रहा है बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला हमने लिखा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब हो गया, एक एक करके मैं सब आपको बताऊंगा। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कहता है कि अगर रिएक्टेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक आयनिक कंपाउंड हो सकता है और दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड हो सकता है। तो आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर के बने होंगे, तो अगर वह आयनिक कंपाउंड होगा तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि वह क्या होता है, अगर हम किसी सॉल्वेंट में कहीं भी डिजॉल्व कर देते हैं तो अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। या हम ऐसे भी जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर गिविंग वेरी फास्ट रिएक्शन। तो हमें कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कैसे जानेंगे कि अगर कंपाउंड आयनिक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और अगर कंपाउंड कोवैलेंट नेचर का होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक कंपाउंड की तुलना में कम होगा। नंबर दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका क्या मतलब होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स का मतलब होता है बेटा कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन घटेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप घटेगा। नंबर तीसरा हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सपोज कर लिए आप पानी में थोड़ा सा कोई सब्सटेंस या NaCl मिला दिए हैं, तो NaCl मिला देने पे या शुगर मिला दिए हैं तो आसानी से अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आप उसको हीट कर देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उसके मॉलिक्यूल्स या उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो तेजी से चेंज होने लगेगा। तो हमें कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नंबर नेक्स्ट बेटा सरफेस एरिया। मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब नंबर बात आती है सरफेस एरिया की। व्हाट इज द रोल ऑफ द सरफेस एरिया इन द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया ये कहता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस या रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में होने के नाते इफ इट इज एक्वायरिंग मोर एरिया, जैसे मान लीजिए यही है सॉलिड, इसी को रिएक्टेंट आप मान लिए, तो ये रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम इसको, हालांकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर हम कोई सब्सटेंस ले लें और उसको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ले दें तो फाइनली डिवाइडेड इतना छोटा सा है, अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में अलग किया जा सके तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। तो जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म का मतलब पीस के फॉर्म में है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो सकता है। लेकिन अगर वह फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है, मतलब छोटे छोटे पार्ट के रूप में, टुकड़ों के या पाउडर के फॉर्म में है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और नंबर नेक्स्ट बेटा प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, ये क्या करेगा, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। मुझे पता है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस से किसी भी रिएक्शन का रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे मान लिया अगर हमने आपको कोई रिएक्शन दिया, सपोज के लिए पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये बनाएगा बेटा KCl और प्लस O2। अगर हम यहाँ 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज करें तो ये प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन अगर इसी के प्रोडक्ट को हम कम कर दें, मान लीजिए हमने एक 270 डिग्री सेल्सियस पे ही है MnO2, अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने MnO2 इस पे कैटलिस्ट लगा दिया तो इसका जो टेम्परेचर 450 लगने वाला था वो 270 पे ही सेम प्रोडक्ट देगा। तो हमें कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन बढ़ने लगता है, यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। मान लीजिए A+B, आपने कोई कैटलिस्ट C यूज कर लिया तो A और B ये मिल करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे। इस तरह से आप ध्यान से देख सकते हैं, A, B और यहाँ C, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा विच इज जस्ट गोइंग टू गिव AB+C। ध्यान देंगे अभी A और B आपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया था, ये जब इस रिएक्टेंट से कैटलिस्ट से रिएक्ट करेंगे तो इस तरह का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देंगे और बाद में इस कैटलिस्ट को छोड़ते हुए वो प्रोडक्ट बना लेगा। तो हमें कह सकते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अगर वो आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा,
टेम्परेचर पे क्या रोल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ रही है विच इज फाउंड इन द सॉलिड स्टेट तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस से उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। तो आज हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम अगले वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Once again, I am just requesting you. Thank you.